नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामराजी रोड के एक घर में युवक ने फंदे से लटक कर की आत्महत्या। गोबरसही में पति के मौत के कुछ मिनटों के बाद ही पत्नी ने भी दुनिया छोड़ी। 7 जीने मरने की कसम अंत तक निभाया। और मड़वन पंचायत के गोपालपुर गांव में बुजुर्ग की संदिग्ध स्थिति में मौत, परिजनों ने बहू पर हत्या का लगाया आरोप। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के रामराजी रोड में एक युवक ने अपने घर में ही फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मुजफ्फरपुर के काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के माड़ीपुर रामराजी रोड में ग्रेजुएशन के छात्र ने सोमवार की दोपहर को फंदे से लटककर जान दे दी। छात्र ने पहले खाना खाया, फिर मोबाइल चार्ज में लगाकर गमछे का फंदा बनाकर लटक गया। उस वक्त घर में वह अकेला था। युवक की मां बाहर काम से गई थी। वहीं मां जब घर वापस आई तो देखा बेटा फंदे से लटका है। मां ने चीखते चिल्लाते पास रखे फसुल से फंदा को काटा, युवक के शव को नीचे उतारा। तब तक युवक की जान चली गई थी। मृतक छात्र की पहचान स्वर्गीय मुन्ना पटेल के 26 वर्षीय पुत्र रंजन कुमार के रूप में हुई है। मृतक ग्रेजुएशन लास्ट ईयर का स्टूडेंट था। मोहल्ले के चौक पर एक मेडिकल स्टोर में काम करता था। मृतक को 2 भाई और एक मां है। घर में तीनों रहते थे। वहीं घटना को लेकर ममेरे भाई राकेश कुमार ने बताया है कि इंडिया पाकिस्तान के मैच में पैसा लगाया था। वह सट्टा खेलने का आदी हो चुका था। सुबह मां से जिद कर 1000 रुपया लिया। मां बगल में काम पर चली गई। भाई भी काम करने गया था। मां जब लौटी तो देखा कि घर में प्रिंस ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। वहीं पूरे मामले को लेकर काजी मोहम्मदपुर थाना पुलिस का कहना है कि एफएसएल की टीम ने भी जांच की है। शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया गया है। प्रथम दृष्टिया मामला आत्महत्या का प्रतीक हो रहा है। ना हुआ है क्या चीज, मामा का बेटा है मेरा जो है, वो कल जो है आपको भारत पाकिस्तान का मैच था। वो थोड़ा बहुत सट्टा खेलता था, सट्टा का बहुत ही आदी हो चुका था। ठीक है, रात को हारा उड़ा, सवेर में फ्रस्ट्रेट टाइप का था। माँ उसकी पूछी कि क्या दिक्कत है। कहा कि हमको 1000 रुपये की ज़रूरत है। माँ बोली कि अभी नहीं है बेटा, बाद में देंगे। ठीक है, फिर भी वो जो है जिद करने लगा तो उसको 1000 रुपया फिर आज सुबह में दिया गया कि गैस लिया। उसने गैस नहीं लाया। माँ जो है अपना भरण पोषण काम करके करती है, वो काम पर चली गई। उसका भाई जो है DTO ऑफिस में है, वो भी काम पर चला गया। और ये लगभग जो है 10 बजे घर पर आया। और घर पर आया तो घर पर कोई था नहीं, पर्दा उर्दा लगा हुआ था। उसकी माँ जब आई 12 साढ़े 12 में तो देखी कि मेरा बेटा जो है फांसी लगाया हुआ है। माँ को कुछ समझ नहीं आया। माँ का तो माँ का दिल होता है। उसने फसूल से जो है अथी को गमछा को काट के बेटा को नीचे उतारे। कब से ये सट्टा वगैरह लगभग 6 महीना से खेल रहा है। ये है कि हमको फ़ोन आया, हम बगल में डेरा में आती, मेरा घर बन रहा है। ठीक है, मेरे पास फ़ोन आया है कि रंजन अंकल फांसी लगा लिए हुए। ठीक है, जब हम देखने आए तो देखे कि वो ऑलरेडी डेट कर चुका था। उसकी मम्मी तब तक फांसी से ऊपर से काट कर नीचे गिरा चुकी थी। क्या चीज़ से फांसी लगाया? ये गमछे में लगाया हुआ था। अच्छा, फांसी काहे लगाया कुछ पता चला? नहीं, इसके नहीं गए। पहले कभी रंजन बताया था कि ये परेशान है? नहीं, कभी नहीं। कभी भी हमसे बात करता था, हंस कर नहीं बात करता था। हत्या लग रहा है? नहीं, ऐसा कोई नहीं। ऐसा कुछ नहीं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ क्या काम करता था रंजन? रंजन नेशनल मेडिसिन में काम करता था। कब से काम कर रहा था? कम 2-2.5 साल से काम कर रहा था हमसे। 2-2.5 साल। और यहाँ पर वो किन किन के साथ रह रहा था? वो 2 भाई था, एक मम्मी थी, बस और कोई नहीं था। बड़ा भाई है या छोटा भाई? कौन? नहीं, ये छोटा है। रंजन छोटा हुआ है सबसे। बड़ा भाई काम करता है। जी। क्या चीज़ से ये लगाया हुआ था? ये गमछे से लगाया हुआ था। कुछ बताया था ये कि हम परेशान हैं? नहीं, कभी नहीं। हमसे कभी कभी मुलाकात होती थी, जैसे कि उसको मेडिसिन पर गए दवा वाले ने, तब मुलाकात होता था, नहीं तो नहीं होता था। गोबरसही मोहल्ले में पति के मौत के कुछ मिनट के बाद ही
पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। जीने मरने की कसम साथ निभाई पत्नी ने। देखिए रिपोर्ट। मौत भी नहीं कर पाई जुदा। मुजफ्फरपुर में पति के गुजरने के कुछ सेकंड बाद ही पत्नी ने भी तोड़ा दम। एक साथ उठी अर्थी। बिहार से एक अनोखी घटना सामने आई है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक बुजुर्ग दंपति ने साथ निभाने का वादा जीवन के अंतिम सांस तक निभाया। एक ही चिता पर दोनों की अंत्येष्टि हुई। पति की मौत के कुछ सेकंड बाद ही पत्नी ने भी दम तोड़ दिया। शादी के मंडप के साथ जीने मरने की कस्में खाने वाले इस दंपति ने रियल लाइफ में भी इसे सच कर दिया। शादी के मंडप में साथ फेरे लेते हुए पति पत्नी साथ जीने मरने की कस्में खाते हैं। फिल्मों में दिखाया जाता है कि कई बार जोड़ियां जिंदगी की डोर को तोड़ एक साथ दुनिया को अलविदा कह जाती है, पर रियल लाइफ में ऐसा कम ही देखने को मिलता है। एक ऐसी ही घटना सामने आई है जहां जीवन के सारे 6 दशक साथ रहने के बाद बुजुर्ग दंपति एक साथ दुनिया को अलविदा कह गए। मुशहरी प्रखंड के गोवर शाही निवासी 94 वर्षीय सेवानिवृत्त एसडीएम देवव्रत प्रसाद और उनकी पत्नी 89 वर्षीय चंद्रलेखा श्रीवास्तव ने एक साथ जीने मरने की कसम को जीवन के अंतिम सफर तक निभाया। दोनों ने कुछ पलों के अंतराल पर ही एक साथ प्राण त्याग दिए। बेटों ने माता पिता के इस प्रेम की कड़ी को तब और मजबूत बना दिया जब उनका अंतिम संस्कार भी एक ही चिता पर मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में किया गया। माता पिता की मौत के बाद उनके दोनों पुत्रों ने एक साथ संयुक्त रूप से दंपति को मुखाग्नि दी। अंतिम संस्कार में गांव के काफी लोग शामिल हुए। ग्रामीण संजय ओझा बताते हैं कि इस तरह की घटना अक्सर फिल्मों में देखी जाती है, पर यहां वास्तविक जीवन में देखा गया। दंपति के छोटे पुत्र विजय व्रत श्रीवास्तव के अनुसार पिताजी को सुबह में बड़े भाई धर्मव्रत श्रीवास्तव जब उन्हें नींद से उठाने गए तो उनकी मौत हो चुकी थी। इसके बाद मां को देखने गए तो उन्हें भी आंखें बंद कर ली। घर के लोग कुछ समझ पाते तब तक उन्होंने भी दुनिया को अलविदा कह दिया था। एक साथ माता पिता की मौत से वह काफी दुखी हैं। गांव से लेकर शहर तक शव यात्रा में पति पत्नी की एक साथ मौत की खबर चर्चा का विषय बनी रही। पुत्रों की माने तो माता पिता के बीच के प्यार की प्रेरणा पूरे परिवार को मिली है। 2 भाइयों और 1 बहन के साथ पूरे परिवार में आज भी वैसा ही प्यार भरा माहौल है। आज सुबह में लगभग 4 बजे पूर्वाह्न में उनके पुत्र जब गए देखने अपने पिताजी के रूम में तो पिताजी का निधन हो चुका था। फिर मम्मी को देखे, मम्मी का भी बिस्तर वहीं पर लगा हुआ था, तो मम्मी का भी निधन हो चुका था। इस बात का मोहल्ला में बात फैली, सारे लोग हम लोग जुटे, तो वहाँ पर उनका नाम था देवव्रत प्रसाद, एडीएम थे और 1988 में रिटायर्ड थे। इत्तेफाक कहिए या संजोग कहिए, ये रेयर केस होता है। आज सुबह में दोनों आदमी का इंतकाल हो गया और वो लगभग 97 साल के थे एडीएम साहब देवव्रत प्रसाद, और उनकी पत्नी भी 90 साल की थी और 1988 में रिटायर थे। उनके भरा पूरा परिवार है, 2 उनका पुत्र है, दोनों कार्यरत हैं, सब अपने अपने काम करते हैं। और ये भगवानपुर पंचायत जो मुसहरी प्रखंड में पड़ता है, वार्ड नंबर 12 में उनका आवास था श्रीनगर कॉलोनी में। और कुछ जानना चाहते हैं इस खबर पर पूरे मोहल्ला जो भी गणमान्य लोग हैं, हमारे पूर्व मंत्री श्री सुरेश शर्मा जी, उनका क्या नाम था उनके वाइफ का? उनका वाइफ का नाम आपको चंद्रलेखा श्रीवास्तव था। उनका एज लगभग 90 का रही चाची का। जी। और लंबी अवधि से दंपति दोनों गायत्री परिवार से लंबी अवधि से जुड़े थे और उन्हीं के कारण, उन्हीं के प्रयास से, सहयोग से हमारे मोहल्ला में कई बार गायत्री यज्ञ भी हुआ है। हमेशा सामाजिक कार्य में जुड़े रहते थे और सभी के गार्जियन थे, पूरे मोहल्ला के गार्जियन थे। आज उनके चले जाने से सारे लोग मर्माहत हैं। एक ही चिता पे दोनों का दाह संस्कार? जी। एक के चिता पर उनका आज दाह संस्कार भी हुआ है मुजफ्फरपुर। अच्छा, अपनी लाइफ में आपने इस तरह की घटना पहले नहीं,
बार ऐसी घटना जो नेचुरल डेथ होता है पहली बार हमने देखा है, सुना है। मेरे माता और पिता दोनों एक साथ एक समय में लगभग 3:15 पर दोनों का देहांत हुआ। माँ की उम्र लगभग 89 थी और हमारे पिताजी की उम्र लगभग 94 थी। तो दोनों लोग एक ही साथ रहे, एक ही साथ जिंदगी गुजारे और बहुत अच्छे। और आज तो हम लोग अनाथ हो चुके हैं। अब हम इससे ज़्यादा, मेरे पिताजी एडीएम से रिटायर्ड थे, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में थे, एडीएम से रिटायर्ड थे, सिवान से रिटायरमेंट हुआ था उनका। क्या नाम? उनका नाम देवव्रत प्रसाद हुआ और मेरे माता जी का नाम चंद्रलेखा श्रीवास्तव। तो बहुत सेवानिवृत्त के बाद बहुत सारे सामाजिक संस्थानों से भी जुड़े हुए थे। गायत्री परिवार से ये शुरू से जुड़े हुए थे मेरे पिताजी। और ये जहाँ जहाँ इनकी पोस्टिंग रही वहाँ वहाँ इन्होंने गायत्री शक्ति पीठ बनवाया। और वहाँ वहाँ जब ये ब्लॉक में वीडियो थे तो पूरे वीडियो का जो एरिया होता है, प्रखंड होता है, पूरे प्रखंड को इन्होंने मांसाहार से मुक्त कर दिया। अकेले आदमी। इनका नौकरी का सेवा काल बेदाग रहा, आज तक कभी इन पर कोई ये नहीं रहा। और ये बहुत कब रिटायरमेंट हुआ था इनका? रिटायरमेंट इनका हुआ 91 में। उसके बाद से ये अभी तक थे और हम लोग के बहुत बड़े सबल थे। अब तो इसकी क्षति की पूर्ति नहीं की जा सकती है, फिर भी भगवान है, सब कुछ है, तो ये तो होना ही था। और इससे ज़्यादा हम क्या बोले। सबको एक ही चिता पे हाँ, दोनों को हम लोग दोनों चूँकि एक ही साथ लोग हुए डेथ, और तो हम लोग दोनों को एक ही चिता में, एक ही अति में दोनों की दाह संस्कार। बोचहां विधायक अमर पासवान ने शेखपुर प्रखंड के जियालाल चौक पर सड़क निर्माण का शिलान्यास किया। बोचहां विधानसभा क्षेत्र के शेखपुर अखाड़ा घाट स्थित जियालाल चौक से अखाड़ा घाट पुल की ओर जाने वाली सड़क का रविवार को विधायक अमर पासवान ने शिलान्यास किया। दरअसल यह सड़क इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सीधे दरभंगा हाईवे से अहियापुर होते हुए अखाड़ा घाट पुल को जोड़ती है। इस सड़क की स्थिति को लेकर पिछले 15 वर्षों से लोग जल जमाव की समस्या भी झेल रहे थे। बरसात के समय यह पूरी सड़क नाले में तब्दील हो जाती थी। मौके पर ग्रामीण कृष्ण नंदन सिंह ने कहा कि हम लोगों के लिए आज बहुत खुशी का पल है कि जिस सड़क की मरम्मती की बाट जोड़ते वर्षों निकल गए, आज उस सड़क का शिलान्यास कर दिया गया। मौके पर संवेदक पप्पू सिंह ने विधायक अमर पासवान का धन्यवाद करते हुए कहा कि यह उनके ही परिश्रम का परिणाम है कि आज हमारे घर के सामने का सड़क बनने जा रहा है। लोगों को संबोधित करते हुए विधायक अमर पासवान ने कहा कि हम लगातार क्षेत्र में विकास को लेकर प्रयत्नशील हैं। ये जो सड़क है आज जो हम लोग इसका शिलान्यास किए हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण सड़क था और आधी कनेक्टिविटी हमने जो है उस दिन पूर्व ही शिलान्यास उद्घाटन कर दिया है। रोड उसका उद्घाटन हो चुका है और पब्लिक उस पर आमजन जो लोग हैं उसका जो है पूर्ण रूपेण उसका काम कंप्लीट हो गया है। ये आधा सड़क और बचा हुआ था जो कि वार्ड 7 में चंद्रिका सिंह जी के घर से सुकेश सिंह जी के घर तक का ये सड़क है। और मुझे लगता है कि वैकल्पिक, क्योंकि शेखपुर पंचायत जैसा जानते हैं आप, क्योंकि ये पंचायत ही नहीं, ये एक शहर एक तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आबादी जो है बहुत ज़्यादा है और यहाँ पे जो गलियाँ हैं उन सब चीज़ों की जो है बहुत दिनों से ये जो कार्य थे लंबित पड़े हुए थे। और मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं ने मुझे यहाँ पे इस चीज़ के बारे में दिखाया, बताया और मुझे भी ये सड़क जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो लगी, क्योंकि एक कनेक्टिविटी है और जाम उम की स्थिति में यहाँ से भी लोग अपना निकलते हैं और दूसरे जगह तक जाम से निजात पाते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरी सड़क थी और यहाँ के लोगों को इसके लिए शुभकामनाएं, बधाई कि उन लोग को जल्द से जल्द ये कार्य पूरा होगा और उन्हें इस चीज़ का चुनावी वर्ष में जो है लगातार शिलान्यास पे शिलान्यास हो रहा है। ड्यूरेशन क्या है, कितने की लागत की सड़क है, जरा इसके बारे में बताइए। जी देखिए, अभी जो लागत है इसकी तकरीबन जो है 10 लाख रुपए की लागत है और ये जो सड़क है महत्वपूर्ण सड़क है और हमें इस सब चीज़ों के ऊपर निरंतर हम लोग प्रयास करते रहते हैं कि जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, क्योंकि शेखपुर पंचायत हमेशा से अनदेखी किया गया है और मुझे लगता है कि यहाँ के कार्यकर्ताओं द्वारा सबसे मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने ऐसी सड़कें चुनी हैं और हम उनसे काम करवा रहे हैं
जिससे मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को फायदा होगा और जनता कितने को सड़कों पे काम चल रहा है, कितने सड़कों का लोकार्पण कर लिया है आपने? आज देखिए लगातार हमारा तो इसका प्रोग्राम ही रहता है और लगातार आप लोग भी इस चीज़ के बारे में देखते रहते हैं। हर पंचायत हर जगह जाके वहाँ की समस्या सुनना या वहाँ के जो कार्य हैं उसको संपादित करना, ये हमारा मुख्य लक्ष्य रहता है। तो वो सब चीज़ें जो है हम लोग करते हैं। जल निकासी यहाँ की सबसे बड़ी समस्या, उसको लेकर कोई मास्टर प्लान है आपके पास? बिल्कुल, यहाँ पे अभी तो फिलहाल हमने जो मंत्री हैं उनके पास जाके इस चीज़ का प्रोजेक्ट भी रखा था कि आपको जो शेखपुर मंदिर है वहाँ से जो है दुर्गा मंदिर से लेके ये स्विस कैनाल गेट तक जो है जियालाल चौक वाया जियालाल चौक होते हुए स्विस कैनाल तक इसका निकालना था। लेकिन इसका कोई डीपीआर वगैरह हमने प्रस्तावित आगे बढ़ाया था, लेकिन अभी तक कोई आगे रूप इसका तैयार नहीं हो पाया। जो भी हो सकता है प्रतिनिधियों के द्वारा जो है छोटे नालियों का व्यवस्था वगैरह किया जा रहा है और हम लोग अथक प्रयास करके यहाँ पे पूर्ण रूपेण काम कराते रहे। सम्माननीय विधायक महोदय से मेरा एक निवेदन होगा कि जिस सड़क का शिलान्यास किए हैं जी उसको थोड़ा और आगे पीपल के पेड़ रोड तक मिला। हाँ सर। दूसरी बात कि सरिता बाबू वाला गली से पानी निकासी का एक प्रबंध कर देंगे, सूर्य का बहुत कम दूर है जी। तो हम लोग का बहुत समस्या का समाधान हो जाएगा और हम आजीवन इनके आभारी रहेंगे। नकुलवा चौक स्थित क्लियर टोन मोबाइल शोरूम में Vivo V50 का भव्य लॉन्चिंग किया गया। Vivo V50 का भव्य लॉन्च इवेंट नकुलवा चौक स्थित क्लियर टोन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि Vivo इंडिया के बिहार सेल्स हेड मोहित कुमार के द्वारा किया गया। न्यू क्लियर टोन में बहुप्रतीक्षित Vivo V50 24 फरवरी 2025 से ग्राहकों के लिए उपलब्ध हो गया है। ZEISS प्रोटेक्ट तकनीक से लैस Vivo V50 पेशेवर स्तरीय फोटोग्राफी अनुभव प्रदान करने का वादा करता है। न्यू क्लियर टोन के प्रोप्राइटर मोहम्मद दिलशाद ने बताया कि न्यू क्लियर टोन मोबाइल क्षेत्र में प्रमुख मोबाइल रिटेलर है, जहां एप्पल, ओप्पो, सैमसंग, रियलमी, वीवो, वन प्लस, एक्सीमो, मोटोरोला, पोको, इन्फिनिक्स, हॉनर जैसे शीर्ष ब्रांड के स्मार्टफोन उपलब्ध है। उन्होंने इस स्मार्टफोन की विशेषताओं और कीमत का खुलासा किया। Vivo V50 में 6.77 इंच का एमोलेड डिस्प्ले है जो 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट और 45 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आता है। इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 3 प्रोसेसर जो एंड्रॉयड 725 GPU के साथ आता है। Vivo V50 में 8 GB और 12 GB रैम के विकल्प हैं, जबकि स्टोरेज के लिए 128 GB और 512 GB के विकल्प हैं। कैमरे की बात करें तो Vivo V50 में 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन के साथ आता है। इसके अलावा इसमें 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा भी है सेल्फी के लिए। Vivo V50 में 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा है। Vivo V50 की कीमत बताए तो 34,999 रुपए से शुरू होती है, जो 8 GB रैम और 128 GB स्टोरेज के लिए है। 12 GB रैम और 512 GB स्टोरेज के लिए आपको 40,999 रुपए देने होंगे। Vivo V50 की बिक्री 24 फरवरी से शुरू हो गई है। Vivo V50 लोन पर भी आप ले सकते हैं। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। आज Vivo V50 का लॉन्चिंग हुआ है। हमेशा की तरह इस बार भी कंपनी नए नए उसमें फीचर्स दिए हैं। V सीरीज बहुत ही ज़्यादा सक्सेस मॉडल है और दिन पर दिन उसमें फीचर्स बढ़ाते जा रहा है। जैसे भी कार्जेसिस का जो लेंस उसमें इस्तेमाल किया गया है। अपडेट में आपका इसमें 6000 mAh का बैटरी है, 90 वाट का फास्ट चार्जिंग है। इस बार फ़ोन को क्वाड कर्व किया गया है। बहुत लोगों का डिमांड था कि भैया हमको थोड़ा सा अलग थोड़ा लुक चाहिए, तो नया क्वाड कर्व किया गया है। बेहतरीन कलर्स आए हैं। इस बार आपका ब्लू कलर जो आया पूरा एकदम नाइट में जो मून लाइट जो आपको नजर आता है उस टाइप का बैक डिस्प्ले मिलेगा आपको। रोज गोल्ड कलर भी बहुत लेटेस्ट कलर आया है, ग्रे कलर भी है जो लेटेस्ट है। मतलब V सीरीज हम लोग हमेशा समझिए कि बहुत ही बेहतरीन, मतलब जब भी ये प्रोडक्ट लॉन्च होती है हमारे लिए एक दिवाली होता है, धनतेरस होता है। यहाँ के लोगों से क्या अपील कर रहे हैं? हम यहाँ के लोगों से डिमांड करेंगे कि लोग फ़ोन परचेज करते ही हैं, एक बार हमारे शॉप न्यू क्लियर टोन पे इसका लाइव फ़ोन देखने जरूर आएँ। V सीरीज समझिए कि बहुत ही सक्सेस मॉडल है। बहुत से ब्रांडें हैं जिनकी कुछ मॉडल सक्सेस होते हैं, लेकिन V सीरीज हमारा इतना ओनिंदा मॉडल है। जो X200 सीरीज, Y सीरीज ये सब तो बिकता ही है, लेकिन V सीरीज का एक अलग ही प्रीमियम क्वालिटी है। आप हाथ में जब लीजिएगा तो इसका एक प्रीमियम फीलिंग भी आएगा। आप देख सकते हैं फ़ोन को।
एक फीलिंग ही आपको प्रीमियम आएगा इसमें। और अभी तक मैं जितना ही फ़ोन सेल किया हूँ, मुझे मतलब इतना खूबसूरत ये फ़ोन लगा है कि मतलब प्रीमियम फीलिंग भी आता है फ़ोन में। वीवो के अलावा और क्या उपलब्ध है आपके पास? वीवो के अलावा मेरे पास सारे ब्रांड के उपलब्ध हैं, ओप्पो, MI, रियलमी, एप्पल, सैमसंग, इन्फिनिक्स, मोटरोला, आपका जो भी ब्रांडेड हमारे पास है मल्टी ब्रांड सारा अवेलेबल है। 25 साल से हम इस व्यापार में हैं, लगभग सारा ब्रांड को मेकअप करते हैं। पर जो प्रोडक्ट नहीं भी मिलता है, जैसे आज हॉनर नहीं मिल रहा है, एक हमारे कस्टमर ने ऑर्डर दिया था झारखंड में, उसके डिस्ट्रीब्यूटर वहाँ से मंगा के उनको हम कल डिलीवरी दे रहे हैं। तो कोई हम कहने का मेरा मतलब है कोई भी फ़ोन अगर पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी अवेलेबल होगा वो हमारे शॉप पर अवेलेबल होगा। मैं मोहित कुमार, वीवो बिहार, दिलसाद जी के आउटलेट पे मैं आया हूँ और मैं इसको, आज हम लोग की सुपर नाइट है, कल से हम लोग की इसकी सेल प्रॉपर्ली स्टार्ट होगी। जो भी कस्टमर पहले से प्री बुकिंग किए हैं उनको आज हम लोग सर्व कर रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं। अभी से पहले जितनी भी हमारी सेगमेंट आई है उसमें सबसे बेस्ट सेगमेंट है और इसकी जायज़ जो है और साथ साथ जो भी कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी लो प्राइस और स्टैंडर्ड प्राइस के साथ रखा गया है, सो दैट सारे कस्टमर को अच्छे ढंग से इसका एक्सपीरियंस मिल सकता है। क्या स्पेशल खासियत है इसमें अगर हम लोग 1 बाई 1 देखें तो इसकी बैटरी बैकअप की बात करें या फिर हम लोग की डिस्प्ले की क्वालिटी है या फिर इसमें कैमरे की क्वालिटी है, वो हम लोग असाइन जायज़ के साथ आते हैं और इसकी कॉन्फ़िगरेशन काफ़ी अच्छी है। सेल्फी प्रेमियों के लिए जायज़ का लेंस डेफिनेटली वो फ्रंट और बैक दोनों कैमरा में अवेलेबल है और दोनों चीज़ें हम लोग इस टाइम इस प्रोडक्ट में दिए हैं। तो इसकी एडवांटेज कस्टमर्स को, स्पेशली जो कैमरा मोड यूज करने वाले कस्टमर हैं, उनको ये काफी पसंद है। अप्रैल में होने वाले विश्वकर्मा महारैली को सफल बनाने को लेकर विश्वकर्मा एकता मंच कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया। अप्रैल 2025 में होने वाली विश्वकर्मा एकता महारैली के सफल आयोजन को लेकर सोमवार को गरीब स्थान स्थित पुरुषोत्तम प्रसाद स्वर्णकार विवाह भवन में भारतीय विश्वकर्मा महासंघ द्वारा कार्यकर्ता सह जन संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वजीत कुमार एवं संचालन राजा विनीत कुमार ने की। इस सम्मेलन में सैकड़ों विश्वकर्मा बंधुओं ने शामिल होकर अपनी एकजुटता का परिचय दिया। कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय विश्वकर्मा महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकुल आनंद विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज आजादी के इतने वर्षों के उपरांत भी सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक हर क्षेत्र में उपेक्षित है। उन्होंने कहा कि समाज के लोग जब तक MP, MLA नहीं बनेंगे तब तक विश्वकर्मा समाज के अधिकार का हनन होते रहेगा। इसलिए हम लोग मिशन 2025 विश्वकर्मा एकता महारैली के सफल आयोजन को लेकर संगठन को मजबूत करने के लिए एकजुट हो जाए और सत्ता संघर्ष की ओर बढ़े। उन्होंने कहा कि जिसकी 2% आबादी है, उन्हें सत्ता में आजादी से लेकर अब तक सम्मान मिल रहा है, जबकि विश्वकर्मा वंशी की आबादी 8% है, फिर भी सत्ता से वंचित है। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के पौत्र इंद्रजीत सिंह बब्बू ने कहा कि अब विश्वकर्मा समाज इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगा। राजनीतिक भागीदारी नहीं बल्कि अब सत्ता के लिए लड़ाई होगी। विश्वकर्मा समाज कई वर्षों से रैली और कार्यक्रम के माध्यम से अपने समाज की दशा एवं दिशा का संज्ञान लगातार सभी राजनीतिक दलों को देते रहा है, पर इन राजनीतिक दलों ने साथ नहीं दिया। इसलिए अगले चुनाव में हर सीट पर हम अपने समाज के उम्मीदवार खड़े करके उन्हें जिताने का काम करेंगे। जबकि महासंघ की नेत्री सुजाता शर्मा ने समाज के लोगों से संगठित होने की अपील की। सम्मेलन में विश्वकर्मा के 5 पुत्रों सहित सैकड़ों की उपस्थिति रही। मौके पर जिला प्रभारी सह संयोजक राजकिशोर शर्मा, महेश शर्मा, बाबूलाल प्रसाद, सुधांशु कुमार बिपिन, डॉक्टर राम नरेश पंडित, दिनेश्वर पंडित, शत्रुघ्न ठठेरा, पवन ठठेरा, राजकुमार शर्मा, रविशंकर गुप्ता, गौरी शंकर शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। समाज पहले हम लोग बहुत अलग अलग भागों में बटे हुए थे। बढ़ई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, लोहार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कसेरा ठठेरा अपनी लड़ाई लड़ रहे थे, कुम्हार अपनी लड़ाई लड़ रहे थे और स्वर्णकार भाई अपनी लड़ाई लड़ रहे थे। उस लड़ाई का कोई बहुत बेहतर परिणाम नहीं निकल पाया। तो हम लोग एक ही पिता के 5 पुत्र हैं। आज समय की मांग और परिस्थिति को देखते हुए आज हजारों वर्ष पहले से
विश्वकर्मा वंशज इस राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में, इस धरती पर सबसे ज़्यादा योगदान किसी का रहा है तो विश्वकर्मा समाज का। विश्वकर्मा समाज की थोड़ी आर्थिक, थोड़ी शैक्षणिक परिस्थितियों में बदलाव आया है, लेकिन धीरे धीरे हम महसूस कर रहे हैं कि राजनीतिक और सामाजिक स्थिति हमारी बहुत ही बदतर हो गई है। इसलिए समाज को एकजुट करने के लिए हम लोग पूरे बिहार में जन संवाद यात्रा पिछले 20 तारीख से लगातार जगह जगह पे पटना में 2-3 कार्यक्रम किया गया, कल गया में किया गया, आज मुजफ्फरपुर में है, कल दरभंगा में है। ऐसे ही करके लगातार ये कार्यक्रम 5 चरणों में चलेगा। कर्जा थाना क्षेत्र के गोपालपुर गांव में एक बुजुर्ग की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई। परिजनों ने बहू पर हत्या का आरोप लगाया। मुजफ्फरपुर में बहू के अवैध संबंध का विरोध करना बुजुर्ग को पड़ा भारी। हत्या या आत्महत्या जांच में जुटी पुलिस। संदिग्ध मौत के बाद अक्सर सुनने में आता है कि अवैध संबंध का विरोध करने पर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। इस तरह की कई खबरें तो आपने पहले देखी सुनी होगी, पर मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जिला के मरवन प्रखंड के कर्जा थाना क्षेत्र में भटौना पंचायत के गोपालपुर वार्ड नंबर 6 में बुजुर्ग की संदेहास्पद स्थिति में मौत के बाद मृतक के परिजनों ने जो आरोप लगाया है उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। मृतक का नाम प्रकाश पासवान था। वह दोपहर में खाना खाकर सोने चला गया, जिसके बाद नहीं उठा। परिजन जब जगाने गए तो वह घर में मृत पड़ा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेज दिया। मामले को लेकर मृतक की बेटी रीना देवी ने कर्जा थाने में दिए आवेदन में बताया है कि मेरे भाई की पत्नी सोनी कुमारी का पड़ोस के राणा पासवान से प्रेम प्रसंग चल रहा है। दोनों का आपस में अवैध संबंध है, जिसे लेकर मेरे पिता प्रकाश पासवान अपनी बहू को रोकते टोकते थे, जिससे नाराज होकर सोनी ने खाने में जहर मिलाकर उन्हें खिला दिया। वहीं पूरे मामले को लेकर ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि मामला आत्महत्या का लग रहा है। फिलहाल बहू के अवैध संबंध को लेकर ससुर ने आत्महत्या की है या उसकी जहर देकर हत्या की गई है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। जांच कर कार्रवाई की जाएगी। कर्जा थाने में एक केस रजिस्टर्ड हुआ है 4425, कल ही रजिस्टर्ड हुआ है और ये गोपालपुर का मामला है। गोपालपुर में अब ये है कि इसमें अभी भी हम की द्वंद्व की भावना है कि क्या कि ससुर ने अपने से ही ये दुष्प्रेरित किसी ने किया और उन्होंने आत्महत्या किया या उनको जहर खिला के मार दिया गया। ये दोनों में ही अनुसंधान हो रहा है। अनुसंधान के बाद बाइफरगेट होगा कि क्या कारण है जिससे कि इनकी मृत्यु हुई है। और ये मामला है कि पतोह का किसी से आना जाना था, किसी से प्रेम प्यार था, जिसके सिलसिले में ये दोनों मिलके या तो इनको मार दिए हैं या फिर इन दोनों के चलते सामाजिक जो दुष्प्रभाव हुआ है, जिसके चलते दुष्प्रेरित होकर के और ससुर ने अपने स्वयं आत्महत्या कर लिया। ये दोनों में ही अभी बाइफरगेट करना बाकी है, लेकिन कांड दर्ज कर लिया गया है। और जो इलाज जड़ दे के अगला को मार दिया गया। कौन थे जिनको मारा गया आपके? वो हमारे ससुर। क्या नाम था? प्रकाश पासवान। अच्छा, कुछ अंदरूनी बात मालूम पड़ा है? क्या है? अंदरूनी लड़का सुन दो गिला के उस लड़की को दूसरी प्रेम प्रसंग होता है। इस कारण एक बार इसका कारण जो हुआ, एक बार कई बार दूसरी धरा भी चुका है, थाना कंप्लेन भी हुआ, थाना पर भी, हाँ सब कुछ हो चुका है, कई बार हो चुका है, कई बार समझौल भी हो चुका है। इसके बाद भी अगला को नहीं दूसरी की देखना चाहा तो जहर दे के मार। कब की घटना है? कल के घटना। कल कौन हुए आप उनके? दामाद को। क्या नाम हुआ? श्याली पाटिल।
अभी कहाँ आए हुए? हम तो आए हुए हैं पोस्टमार्टम। सकरा थाना क्षेत्र की महिला ने पड़ोसी पर गाली गलौज और रंगदारी का आरोप लगाते हुए पुलिस से जान माल की सुरक्षा की लगाई गुहार। मुजफ्फरपुर सकरा थाना क्षेत्र के राजापुर निवासी नगमा परवीन के पति मोहम्मद तनवीर और उनके देवर मोहम्मद तौकीर मोहम्मद तौसीफ को पड़ोस के रहने वाले मोहम्मद जावेद ने गाली गलौज देते हुए 50,000 रंगदारी और जान से मारने की धमकी दी। बता दें कि मोहम्मद तनवीर अपने भाई के साथ केरल में रहकर व्यवसाय करते हैं। इनके पड़ोस में रहने वाले मोहम्मद जावेद, मोहम्मद मसरूर, मोहम्मद पप्पू, मोहम्मद कारी जुनैद बराबर मोहम्मद तनवीर की पत्नी नगमा तनवीर से रंगदारी की मांग कर रहे हैं और रंगदारी नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं और हमारे बच्चे की अपहरण करने की साजिश में लगे हुए हैं। हमारे घर के सभी मर्द बाहर में रहकर अपना व्यवसाय करते हैं। हम सभी महिलाएं अपने घर में रहते हैं, जिसका ये सभी लोग नाजायज फायदा उठाकर हम लोगों पर जुल्म कर रहे हैं और हम लोगों का जीना दुश्वार किए हुए हैं। हम सभी परिवार दहशत में हैं कि कहीं कोई हादसा हम लोगों के साथ ना हो जाए। मैं प्रशासन और मीडिया बंधु से गुहार लगाती हूं कि आप लोग सभी बिंदुओं और पहलुओं की जांच करते हुए मोहम्मद जावेद और उनके लोगों पर कार्रवाई की जाए। नाम मोहम्मद तनवीर है। मैं 3 भाई हूँ। हम लोग का जो व्यवसाय है कपड़े का, जो केरला में है, एर्नाकुलम में। हम 2 भाई, हमारे छोटा भाई केरला में है, मैं दिल्ली में था, मीटिंग में गया हुआ था। मेरा मझला भाई घर पे था। तो 4-5 दिन पहले वो मेरे मसरूर नाम का लड़का है, जिसका स्वर्गीय उसके पिता का नाम लड्डन है। तो मसरूर और मेरे भाई में मोहम्मद तौकीर में थोड़ा सा अनबन हो गया कि वो बाउंड्री कर रहा था, तो सब गरीबों पे अत्याचार कर रहा था मसरूर। तो मेरा भाई जाकर के बोला कि भाई क्यों इस तरह से कर रहे हो, थोड़ा सा छोड़ के बनाओ। बस इतना ही बात था कि हमारे भाई के साथ दुर्व्यवहार करने लगा, मतलब गाली गलौज करने लगी। ऐसा अभद्र भाषा उपयोग किया जो मैं मीडिया के सामने बोल भी नहीं सकता हूँ। उसके बाद जब मुझे ये बात का पता चला तो मैंने फ़ोन करके उन लोगों से कहा, क्योंकि वो लोग गांव में थोड़ा दबंग है। उसके जो मसरूर के जो चचा हैं वो पेशे से वकील हैं मुजफ्फरपुर में, जिनका नाम मोहम्मद जावेद है। उन्होंने अपना धौस जमाया कि मैं ये करता हूँ, मेरे को फ़ोन पे धौस जमाया, जिसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। तो मैंने उनसे काफ़ी माफ़ी भी मांगी कि भैया जाने दीजिए, क्योंकि हम लोग व्यवसाय करते। धौस में बोले कि मैं इतना आदमी को देखता हूँ, मैं ये करवा दूंगा, मैं मतलब जिस तरह का मैं वो करवा दूंगा। तो मैं भी भय हो गया और मैंने किस चीज़ का धमकी दिया? वो बोले कि मैं 7,000 भूइयारों को दिखता हूँ, ये करवा दूंगा। मतलब हमको जो है ना जस्ट धमकी दिया। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विथ को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 9471221087 7352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं
और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708 351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 8409996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। कांग्रेस के बिहार प्रभारी कृष्णा अल्लाबड़ू गुरुवार को मुजफ्फरपुर आ रहे हैं, जिसे लेकर जिला अध्यक्ष ने प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की। कृष्णा अल्लाबड़ू अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बिहार प्रभारी आगामी गुरुवार को मुजफ्फरपुर जिला कांग्रेस कार्यालय में मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, सीतामढ़ी के जिला अध्यक्ष, AICC डेलीगेट, प्रदेश डेलीगेट, प्रखंड अध्यक्ष के साथ बैठक कर उन्हें आगामी बिहार विधानसभा में जीत का मंत्र देंगे। उक्त बातें कांग्रेस जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में पत्रकार वार्ता करते हुए कहा। अरविंद कुमार मुकुल ने बताया कि उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा नियुक्त बिहार प्रभारी सचिव सुशील पासी भी तिरहुत प्रमंडल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ आगामी विधानसभा चुनाव पर चर्चा करेंगे। अरविंद कुमार मुकुल ने बताया, मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह और प्रभारी सचिव सुशील पासी आदि उपस्थित थे। 27 तारीख को 11 बजे तिलक मैदान कांग्रेस कार्यालय में बिहार के प्रभारी श्री कृष्णा अल्लाबड़ू जी यहाँ पहुँच रहे हैं और 4 डिस्ट्रिक्ट का कार्यकर्ता बैठक यहाँ है, जिसमें प्रखंड अध्यक्ष, प्रदेश डेलीगेट, AICC मेंबर, पूर्व प्रत्याशी, वर्तमान विधायक, पूर्व सांसद, सभी मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण उसमें शामिल होंगे। दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर के जिला के सभी पदाधिकारीगण इस बैठक में शामिल होंगे। 11 बजे दिन में यहाँ पहुँचेंगे और 3 बजे उनका डिपार्चर है। ये बैठक में सभी लोग से वो रूबरू होंगे, संगठन पर चर्चाएं होगी और जिला कांग्रेस कमेटी यह तय की है कि मुजफ्फरपुर का जो सीमान है फकली, वहाँ से जो है उनको रिसीव किया जाएगा, स्वागत किया जाएगा। उसके बाद जगह जगह स्वागत करते हुए, शहरी क्षेत्र में स्वागत करते हुए और तिलक मैदान प्रांगण में स्वागत करके और फिर जो बैठक है उसमें वो संबोधित करेंगे। इसमें साथ में सुशील कुमार पासी जी जो सचिव हैं
और प्रभारी हैं बिहार के, वो भी शामिल होंगे। आदरणीय डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह अध्यक्ष, वो भी शामिल होंगे। सभी लोग शामिल होंगे और प्रदेश के हमारे डॉक्टर शकील अहमद खान जी, डॉक्टर शकील अहमद, प्रेमचंद मिश्रा जी, बहुत सारे नेता हैं जो आएंगे और सभा को संबोधित करेंगे। युवा कांग्रेस के भी नेता शामिल होंगे। युवा लेखक असलम रहमानी की नई पुस्तक नुकोशे अदब का विमोचन किया गया। युवा लेखक असलम रहमानी की पुस्तक नुकोशे अदब का विमोचन शहर के एक प्रतिष्ठित होटल में बिहार लोक सेवा आयोग के पूर्व चेयरमैन इम्तियाज अहमद करीमी और बिहार विधान परिषद के सदस्य कारी सुहेब, प्रसिद्ध पत्रकार डॉक्टर रेहान गनी, अशरफ फरीद, अशरफुन नबी, प्रोफेसर फारूक अहमद सिद्दीकी, आरिफ हसन बस्तवी, मालिकी नेत्री, मीना तिवारी समेत कई प्रसिद्ध साहित्यकारों और समीक्षकों के हाथों किया गया। इस मौके पर नितेश्वर कॉलेज के उर्दू विभाग के अध्यक्ष कामरान गनी सबा ने इस्तकबालिया खुतबा दिया, जबकि जमील अख्तर शफीक ने मंच संचालन किया। इस अवसर पर किताब के लेखक असलम रहमानी ने सभी मेहमान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि जिस तरह से हमारे वरिष्ठ जनों ने हौसला अफजाई की वह अद्वितीय और अकल्पनीय है। किताब के विमोचन और लोगों का क्या कहना है, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। आज ये नुकोशे अदब के नाम से एक मेरी किताब आई है। उस किताब के अंदर अदबी, तज्ज़ियाती, तनकीदी और तारीख़ी मज़ामीन शामिल है। और आज ये बहुत ही खुशी का लम्हा है कि पूरे बिहार ही नहीं बल्कि बैनुल अक़वामी सतह की मशहूर इल्मी, अदबी, समाजी, सियासी शख्सियात की शिरकत हुई है। और आज मैं इस मुबारक मौके से तमाम मेहमानान कराम का शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो मेरी किताब बनाम नुकोशे अदब मंजर आम पर आई है, इस किताब की इशाअत में, इस किताब की मंजर आम पर आने में मेरे मोहसिन व मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम सदर शोबे उर्दू नितेश्वर कॉलेज मुजफ्फरपुर डॉक्टर कामरान गनी सबा साहब का नाकाबिल फरामोश किरदार है। मैं अपने मोहसिन व मुशफ़िक़ उस्ताद मोहतरम का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्हीं की तालीम व तरबियत का समरा है कि नुकोशे अदब आज क़ारिईन के हाथों में है। पैगाम ये है, अपील यही है कि उर्दू अदब कल भी जिंदा थी, आज भी जिंदा और आइंदा भी जिंदा रहेगी। ज़रूरत इस बात की है कि हम उर्दू अदब से दिलचस्पी पैदा करें। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।